सोचो अगर एक देश का गवर्नर जनरल हो लेकिन उसके पास फाइनल डिसीजन लेने का पावर ही ना हो और हर इंपॉर्टेंट फैसला काउंसिल के वोट पर अटका रहे, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग हो सकता है? आज के वीडियो में हम समझेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786, एक छोटा सा एक्ट लेकिन ब्रिटिश इंडिया के पावर स्ट्रक्चर को फंडामेंटली चेंज करने वाला कानून। इस वीडियो के एंड तक अब जान जाओगे ये एक्ट लाना क्यों जरूरी हो गया था, इसने गवर्नर जनरल को कौन सा एक्सट्राऑर्डिनरी पावर दिया था और कैसे इसने इंडिया में स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड रूल का फाउंडेशन रखा। चलिए शुरू करते हैं एक पॉलिटिकल क्राइसिस से। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूं क्योंकि आई बिलीव फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिंपली बोलो तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एंड 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट ऑलरेडी पास हो चुका था। ब्रिटिश पार्लियामेंट चाह रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन हो, कंट्रोल हो और करप्शन कम हो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या था? गवर्नर जनरल को काउंसिल के साथ मिलकर डिसीजन लेना पड़ता था। काउंसिल के मेजोरिटी वोट के अगेंस्ट गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर सकता था। अगर काउंसिल डिसएग्री करे तो गवर्नर जनरल पावरलेस। ये प्रॉब्लम पहले भी देखने को मिला था, स्पेशली वैन हेस्टिंग्स के टाइम पर, जब काउंसिल के मेंबर्स के साथ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। एडमिनिस्ट्रेशन स्लो होता रहा और अथॉरिटी डिवाइडेड थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगा कि इंडिया जैसे बड़े टेरिटरी को इस तरह मैनेज करना रिस्की होगा। फिर आता है 1786 का इंपॉर्टेंट मूवमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चार्ल्स कॉर्नवालिस को इंडिया भेजा जाए गवर्नर जनरल के रूप में। लेकिन कॉर्नवालिस ने एक कंडीशन रखा, मैं तभी जाऊंगा जब मुझे रियल अथॉरिटी मिलेगी। और यही से जन्म होता है अमेंडिंग एक्ट 1786 का। इस एक्ट के पीछे तीन मेजर रीजंस थे। पहला था एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के बीच कांस्टेंट क्लैशेस, डिसीजन मेकिंग स्लो एंड अनस्टेबल हो रहा था। दूसरा था नीड फॉर स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव, ब्रिटिश क्राउन चाह रहा था कि इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग डिसिसिव एग्जीक्यूटिव हो जो इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत एक्शन ले सके। और तीसरा था कॉर्नवालिस के कंडीशंस। कॉर्नवालिस बिना एनहेंस पावर्स के पोस्ट एक्सेप्ट करने में रेडी नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए था, इसलिए उन्हें स्पेशल पावर्स देना पड़ा। यानी ये किसी थियोरेटिकल रिफॉर्म का रिजल्ट नहीं था, ये एक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल नेसेसिटी था। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, प्रोविजंस। सबसे बड़ा चेंजेस ये था कि गवर्नर जनरल को स्पेशल केसेस में काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड करने का पावर दिया गया। मतलब अगर गवर्नर जनरल को लगे कि काउंसिल के डिसीजंस गलत है या डेंजरस है तो वो अपनी अथॉरिटी से फाइनल डिसीजन ले सकता है। ये पावर पहले नहीं था, इससे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सेंट्रलाइज हो गया। गवर्नर जनरल अब सिर्फ फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स नहीं रहा बल्कि एक रियल हेड बन गया। दूसरा, इस एक्ट ने अलाउ किया कि गवर्नर जनरल साइमल्टेनियसली कमांडर इन चीफ का पोस्ट भी होल्ड कर सकता है। इसका मतलब सिविल पावर प्लस मिलिट्री पावर एक ही इंसान के हाथ में। ये बहुत सिग्निफिकेंट चेंज था क्योंकि इससे मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो गया और इनडायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल और भी कंसोलिडेटेड हो गया। और तीसरा था, इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल की पोजीशन को और पावरफुल बना दिया। ये स्टेप फ्यूचर में पूरे इंडिया में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्शन में एक मेजर माइलस्टोन था। ये वही पीरियड था जहां से ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन नेचर लेने लगता है। अब सवाल यह है, क्या ये एक्ट डेमोक्रेटिक था? बिल्कुल नहीं। इसने काउंसिल की कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पावर को वीकन किया और एग्जीक्यूटिव को स्ट्रांग बनाया। लेकिन ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से देखे तो उनके लिए ये स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंट का क्वेश्चन था। इस एक्ट ने फ्यूचर रिफॉर्म्स का पाथ प्रिपेयर किया, स्पेशली कॉर्नवालिस कोड एंड लेटर चार्टर एक्ट्स। अगर आप इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं तो ये एक्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन है। यही से सेंट्रलाइज्ड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है। अब बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ दिस लॉ ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट हुआ, गवर्नर जनरल का डोमिनेंस एस्टैब्लिश हुआ, मिलिट्री एंड सिविल पावर्स का इंटीग्रेशन हुआ और ब्रिटिश क्राउन का इनडायरेक्ट कंट्रोल और इफेक्टिव हो गया। ये एक छोटा था लेकिन इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पर डीप था। अगर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने कंट्रोल शुरू किया और पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ने डुअल कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया तो अमेंडिंग एक्ट 1786 ने एक क्लियर मैसेज दिया, इंडिया को गवर्न करने के लिए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जरूरी है। ये एक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए बना था लेकिन इसका इफेक्ट पूरे कॉलोनियल गवर्नेंस मॉडल पर पड़ा और यही से ब्रिटिश इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और अथॉरिटेरियन होता चला गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब जब गवर्नर जनरल पावरफुल हो गया तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर रिन्यू होना था और वही लेकर आता है एक इंपॉर्टेंट लॉ, चार्टर एक्ट 1793। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे क्या कंपनी का पावर कम हुआ या और स्ट्रांग हुआ और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कैसे अपना कंट्रोल और टाइटन किया। सो स्टे ट्यून क्योंकि अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल एक नए फेज में एंटर करने वाला है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुली। जय हिंद।